था कि एक करंट कैरिंग वायर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक वायर है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो करंट कैरिंग वायर हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। अब इन्होंने बताया कि जो वायर है अगर उसमें करंट प्रोड्यूस हो रही, करंट कैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण प्रोड्यूस होती है चारों तरफ, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती है। तो यानी बात होती है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड। मतलब ठीक है, करंट कैरिंग वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर कौन देगा, बायोट-सेवर्ट लॉ देगा। बायोट-सेवर्ट लॉ ने अपना जो लॉ दिया है उसके बेस पे उन्होंने यही बताया कि एक करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बायोट-सेवर्ट ने क्या किया, एक आपका करंट कैरिंग वायर लिया, इस वायर में आपकी I एम्पियर की करंट फ्लो हो गई। ठीक है, एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर लिया, इसमें I एम्पियर की करंट आपकी फ्लो हो रही है। फिर उन्होंने एक स्मॉल लेंथ dl लिया और यहाँ पे एक पॉइंट P लिया, कहा जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो रही है इस पॉइंट P पे, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो बताइए। तो अब मान लो इस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r, ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब यही डेराइव करेंगे कि कितना हमारा इसमें आता है। तो ये स्मॉल d है, इसका नॉमेनक्लेचर का तो जैसे कि मान लो इधर a कर दिया, इधर b और इधर n, ये m कर दिया, ये m कर दिया, इधर इसका नाम दिया कि ये AB लेंथ का एक वायर है और स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने mn लिया है। p डिस्टेंस r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें यही निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बायोट-सेवर्ट ने अपना जो है लॉ दिया था, वो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखते जाना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, इस पॉइंट P पे इस लेंथ एलिमेंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लेंथ एलिमेंट dl, लेंथ एलिमेंट dl, इस dl लेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, आपकी इस dl लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लेंथ एलिमेंट। इट इज मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट P पे प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ एलिमेंट की। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इसके बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है इसका साइन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर r। ठीक है, इज मतलब कि ये जो पोजीशन वेक्टर r है और ये लेंथ एलिमेंट के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
मैग्नेटिक फील्ड डी बी प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance, यानी कि dv प्रोपोर्शनल है आपके 1/r² की, यानी इनवर्स। जितना ज्यादा आप ये डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा उतनी ही कम आपकी होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितनी करंट होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो लिख लो इट इज डायरेक्टली proportional, it is directly proportional to the magnitude of the current, to the magnitude of the current, magnitude of the current। dV proportional है I के। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4। अभी सारे क्वेश्चन से हम क्या लिख सकते हैं? dv प्रोपोर्शनल हो गया I dl sin थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। जो हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷ अपॉन एम्पियर²। एक चीज और याद रखो, म्यू नॉट क्या होता है? अब अगर आपको म्यू नॉट की वैल्यू पूछेगा तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, और म्यू नॉट को कहते क्या है? म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ dv। जो dv की डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर होगा I और dl के। डायरेक्शन ऑफ dv इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग to the plane containing I and dl। comparison between Coulomb law and Biot-Savart law। कूलॉम लॉ जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसमें पढ़े थे, फोर्स फील्ड एंड फोर्स में। और ये मतलब कूलॉम लॉ को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े और बायोट-सेवर्ट लॉ को हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलैरिटीज हैं? पहला, दे बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दैट इज क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी 1/r²। देखो कूलॉम लॉ में हमने क्या पढ़ा था? E प्रोपोर्शनल क्या होता है? कूलॉम लॉ F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यानी ये r² इसके नीचे भी आया था। और बायोट-सेवर्ट लॉ जो पढ़े हैं वो क्या
इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर इसके नीचे भी आया है, आर स्क्वायर इसके नीचे आया, मतलब ये दोनों ही लॉ आपके आर स्क्वायर यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। क्या है, दे बोथ आर लॉन्ग रेंज field. The electric field and magnetic field determined by Coulomb law and Biot-Savart law follow the principle of superposition. तीसरा क्या है, ये they both follow the principle of superposition. These similarities are the Coulomb